अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एफएससी बायोलॉजी पार्ट 1 में चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन में पॉलीसेकेराइड, जो कि इसकी थर्ड क्लास है। इससे पहले हम मोनोसेकेराइड एंड ओलिगोसेकेराइड के बारे में पढ़ चुके हैं और ये भी देख चुके हैं कि किस तरह से इन पे लॉन्ग क्वेश्चंस आए हुए हैं और किस तरह से कंपैरिजन का अगर क्वेश्चन आ जाए, जो कि काफ़ी हॉट टॉपिक है, तो हम उसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपसे इससे पहले के लेक्चर्स मिस हो गए हैं तो वो प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, अभी वापस जाएं, सभी लेक्चर्स को रिव्यू करें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि कोई भी आने वाला लेक्चर अब आपसे मिस ना हो सके। स्टार्ट करते हैं जी पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड बोर्ड में काफी दफा एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, लाइक राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन पॉलीसेकेराइड्स और गिव अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ पॉलीसेकेराइड्स, या इसका कंपैरिजन भी। तो जिस तरह से हमने मोनो एंड ओलिगोसेकेराइड्स का कंपैरिजन किया था, इसी तरह हम इसके इंट्रोडक्शन, इसके फीचर्स और एग्जाम्पल्स को लेकर के इसको भी बाकी टाइप्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं। पोली का मतलब होता है मैनी, यानी कि कई। ओलिगोसेकेराइड में हमने देखा कि उसमें एक से ज्यादा यानी कि 2 मोनोसेकेराइड्स के मॉलिक्यूल से लेकर के 5, 6, 7, 8, 9 या 10 तक मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स या सब यूनिट्स कंबाइन हो सकते हैं। हर 2 मोनोसेकेराइड या हर 2 सब यूनिट्स के दरमियान में एक कोवलेंट बॉन्ड मौजूद होता है, जिसको हमने देखा कि हम उसे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कह रहे हैं। ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या है, ये किस तरह से बनती है, इसके बारे में भी हम पहले के लेक्चर्स में देख चुके हैं। आज हम इससे नेक्स्ट मूव करेंगे। मैनी मतलब कई, यानी कि ओलिगोसेकेराइड में अगर 10 तक है तो ये 10 से ज्यादा से लेकर के कई हजार या लाखों की तादाद में मॉलिक्यूल्स आपस में लिंक हो रहे होंगे। तो हम इसको कुछ इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि पॉलीसेकेराइड्स आर दोज कार्बोहाइड्रेट्स with several monosaccharide units linked together by glycosidic bonds, यानी कि कई हजार मोनोसेकेराइड के मॉलिक्यूल्स जो कि आपस में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू बॉन्ड बना रहे हों, कंबाइन हो रहे हों, लिंक अप हो रहे हों, ग्रुप बना रहे हों, एक जुट बना रहे हों, और इस तरह का एक बहुत ही बड़ा मॉलिक्यूल पॉलीसेकेराइड कहलाएगा। फीचर्स की बात करते हैं या इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जी हम इसकी अक्रेंस की, उसके बाद हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, मोलेकुलर वेट, सॉल्युबिलिटी एंड स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे। तो आप इन सब हेडिंग्स के साथ इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इससे आपका जो क्वेश्चन है जो अटेम्प्ट करेंगे आप, वो ना सिर्फ खूबसूरत लगेगा बल्कि एग्जामिनर को उसको पढ़ने में भी आसानी होगी और उसके आपके जवाब में वो जो भी चीज तलाश कर रहा है कहीं पूरा उसको खंगाल के ढूंढना नहीं पड़ेगा। हर चीज रेडली अवेलेबल उसकी आंखों के सामने मौजूद होगी और इस किस्म का पेपर जो है वो डेफिनेटली आई कैचिंग होता है और आपको बोर्ड में ज्यादा अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लायक बनाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जी अक्रेंस की। नेचर में अगर हम बात करें तो मोस्ट अबंडेंट जो सेकेराइड्स हैं वो पॉलीसेकेराइड्स ही हैं, क्योंकि हमने इनके फंक्शन के हवाले से बात की थी कि जहां ये स्ट्रक्चरल रोल प्ले कर रहे हैं वहीं ये फंक्शनल रोल भी प्ले कर रहे हैं। हमने स्मॉलर यूनिट्स के बारे में तो बात की, लेकिन जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं यानी कि कॉम्प्लेक्स एंटिटीज की या कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स की, ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं, तो वहां पे ये उनकी कॉम्प्लेक्सिटी का एक हिस्सा होता है, जिसकी कुछ मिसालें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आज उनको हम 1 बाय 1 डिटेल से भी देखेंगे। तो ये नेचर में या कुदरती तौर पे पाए जाने वाला सबसे ज्यादा अबंडेंट फॉर्म में मौजूद है। कंप्लेक्सिटी की बात करें, क्योंकि ये 10 से ज्यादा से लेके
कई हजार या लाखों की तादाद में मॉलिक्यूल्स का नाम है, तो इसलिए ये इंतहाई कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं। मोलेकुलर वेट की बात करें तो क्योंकि ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इसका मतलब है कि इसका जब ढेर सारे मॉलिक्यूल्स हैं तो उनका अगर हम सम अप करें, इकट्ठा करें, जमा करें तो मोलेकुलर वेट भी बहुत ज्यादा होगा। तो दे हैव हाई मोलेकुलर वेट। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये मोनोसेकेराइड एंड ओलिगोसेकेराइड से जरा मुख्तलिफ है। ये पानी में या तो सॉल्युबल नहीं होते या बड़ी ही मुश्किल से कुछ हद तक हल होते हैं, यानी कि ये पानी के अंदर स्पैरिंगली सॉल्युबल होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की कि ये किस किस्म के स्ट्रक्चर बना सकते हैं। या तो ये एक स्ट्रेट चेन की फॉर्म में मौजूद होंगे या फिर ये एक ब्रांच्ड स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। नेचुरली अकरिंग पॉलीसेकेराइड्स की कई एग्जांपल्स हैं, जिनमें से चंद एक एग्जांपल्स हम देखते हैं। सबसे पहले एग्जांपल आती है सेलुलोज की। सेलुलोज के बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं कि ये जितने भी प्लांट्स हैं उन तमाम प्लांट्स की सेल वॉल के अंदर मौजूद होता है। सेलुलोज बेसिकली एक पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट की एग्जांपल है। स्टार्च बेसिकली प्लांट्स के अंदर ग्लूकोज को स्टोर करता है, ग्लूकोज की स्टोरेज फॉर्म है। इसी तरह ग्लाइकोजिन भी ग्लूकोज की स्टोरेज फॉर्म है, लेकिन ये एनिमल्स के अंदर ग्लूकोज का स्टोर हाउस कहलाता है। डेक्स्ट्रिन्स, एगर या इसको अगार भी बोला जाता है, पैक्टिन, काइटिन, ये पॉलीसेकेराइड्स की दीगर चंद मिसालें हैं। पॉलीसेकेराइड्स की एग्जाम्पल में सबसे पहले हम देखते हैं स्टार्च को। स्टार्च का इंट्रोडक्शन, ये एक पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। इसकी फॉर्मेशन, ये एक लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स उनको ज्वाइन करने से बनता है और ये सभी यूनिट्स ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की मदद से यूनाइट हो रहे होते हैं। क्योंकि ये एक लार्जर मॉलिक्यूल है और इसमें ग्लूकोज के कई मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, जिनकी तादाद 10 से ऊपर से लेकर के और हजारों या लाखों मॉलिक्यूल्स में हो सकती है। अब ये एक लार्जर मॉलिक्यूल है, तो अगर हम पानी का इस्तेमाल करते हुए इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो स्टार्च क्योंकि ग्लूकोज यूनिट्स से मिलके बना है, तो हाइड्रोलिसिस पे भी ये ब्रेक डाउन होके अपने यूनिट्स यानी कि ग्लूकोज में तब्दील हो जाएगा। इसके दीगर फीचर्स या प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो हम ऑलरेडी जानते हैं और कई दफ़ा सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि ये प्लांट्स के अंदर मौजूद होता है। प्लांट्स में ये एक स्टोरेज पॉलीसेकेराइड का काम करता है। हम जानते हैं कि जितने भी प्लांट्स हैं वो सभी के सभी ज़ियाई तालीफ के अमल के ज़रिए अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। अब ये खुराक ग्लूकोज की फॉर्म में प्रिपेयर होती है और ये ग्लूकोज वो अपने रेस्पिरेशन के प्रोसेस के दौरान बॉडी के अंदर डिफरेंट सेल्स में ब्रेक डाउन करके इनसे एनर्जी हासिल करते हैं और इस एनर्जी को वो अपने डिफरेंट सेलुलर, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल जो प्रोसेसेस हैं या जो फंक्शंस हैं, जो काम है, वो परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है ये इतनी ज़्यादा तादाद में या इतनी ज़्यादा मिकदार में प्रोड्यूस होता है, इसको आप कह सकते हैं कि काफ़ी वाफिर मिकदार में प्रोड्यूस होता है और सभी का सभी ग्लूकोज एट अ टाइम यूटिलाइज नहीं किया जा सकता। इसकी इस वाफिर मिकदार को पौधे अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं और ग्लूकोज की इस स्टोरेज फॉर्म का नाम स्टार्च है। स्टार्च जहां पौधों के लिए उनको एनर्जी प्रोवाइड करने के हवाले से बहुत अहमियत का हासिल है, वहीं ये हम जैसे इंसान
या जो दीगर जानवर हैं जो इन पौधों को खाते हैं उनके लिए भी इंतहाई अहमियत का हामिल है। एनिमल्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि हम जानते हैं ये एनर्जी का मेन सोर्स है, तो एनिमल्स में ये कार्बोहाइड्रेट यानी कि खास तौर पे ये स्टार्च की फॉर्म में एनर्जी का मेन सोर्स भी है। इसके सोर्सेस की बात करते हैं। जितने भी फल हैं उन सभी में स्टार्च मौजूद होता है। हम जानते हैं कि फलों को पौधों का सिंक कहा जाता है। अगर आप अपने घर में मौजूद किचन में जो आपका वॉश बेसन या जिसको आम जुबान में हम सिंक कहते हैं उसकी मिसाल लें कि हमारे जितने भी बर्तन मौजूद होते हैं जो कि अब इस्तेमाल के अभी फ़िलहाल हमें ज़रूरत नहीं और उनको फर्दर बाद में यूटिलाइज किया जाएगा वॉश वगैरह करके, तो हम उन सबको इकट्ठा करके एक सिंक में या बेसिन में रख देते हैं। उसके बाद जब जब हमें ज़रूरत पड़ती रहती है हम उनको प्रोसेस करके, जैसे वॉशिंग का प्रोसेस है, धो के इस्तेमाल करते चले जाते हैं। फलों की मिसाल भी कुछ ऐसे ही होती है। पौधों के अंदर जो इनकी खुराक बच जाती है वो सिंक में चली जाती है, यानी कि फलों के अंदर स्टोर हो जाती है, जिसको वक्तन फवक्तन जब भी ज़रूरत पड़ती है दोबारा से ब्रेक डाउन करके स्मॉलर फॉर्म यानी कि ग्लूकोज में चेंज करके यूटिलाइज किया जा सकता है। इसके अलावा ग्रेन्स, सीड्स एंड ट्यूबर्स ये सभी इसके सोर्सेस हैं। आयोडीन टेस्ट की अगर हम बात करें कि हमने अगर किसी सोल्यूशन में या मटेरियल में या ये किसी भी कंपाउंड को चेक करना है कि क्या ये कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है, या इस जो भी हमारा स्पेसिमेन है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हैं या नहीं है, तो इसके लिए हम एक टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं लैब के अंदर, उसको आयोडीन टेस्ट कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स आयोडीन टेस्ट में ब्लू कलर देते हैं, तो अगर आपके सॉल्यूशन का कलर ब्लू आए तो इसका मतलब है कि वहां पे कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हैं। टाइप्स, स्टार्च की दो टाइप्स हैं, एक अमाइलोज स्टार्चेस और दूसरी अमाइलोपेक्टिन स्टार्चेस। सबसे पहले बात करते हैं अमाइलोज स्टार्चेस की। ये अनब्रांच्ड चेन्स हैं ग्लूकोज की, क्योंकि हम जानते हैं स्टार्च बेसिकली ग्लूकोज के ही कई मॉलिक्यूल से मिलके बना है जो कि आपस में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से बॉन्ड बना रहे हैं। अनब्रांच्ड चेन्स के अलावा ये हॉट वाटर यानी कि गर्म पानी के अंदर सॉल्युबल हैं, हल हो जाते हैं। दूसरी टाइप है अमाइलोपेक्टिन स्टार्चेस की। ये अमाइलोज के अनब्रांच्ड चेन्स के बरक्स ब्रांच्ड चेन्स हैं ग्लूकोज की, और अमाइलोज की तरह ये सॉल्युबल नहीं है बल्कि ये गर्म या ठंडे दोनों तरह के पानी में इनसॉल्युबल है, यानी कि ये हल नहीं होते। स्टूडेंट्स, प्रीवियस बोर्ड एग्जाम की अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आया हुआ है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ से आप इसका अच्छे से आंसर प्रिपेयर कर सकते हैं। हम ये दो दो पॉइंट्स भी अगर लिखते हैं और इनकी एग्जाम्पल एक एक मेंशन कर दें तो हम अपना कंप्लीट जो आंसर है उसके अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। स्टार्चेस का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। पॉलीसेकेराइड की दूसरी एग्जाम्पल है ग्लाइकोजन। स्टार्च के बारे में हमने पढ़ा कि ये प्लांट्स के अंदर मौजूद होती है और ग्लूकोज की स्टोरेज फॉर्म है। इसके बरक्स अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च भी कहा जाता है, यानी कि ये एनिमल्स के अंदर ग्लूकोज का स्टोरेज हाउस है। एनिमल्स जब एनर्जी एक्वायर करते हैं तो उसको ग्लूकोज की फॉर्म में सेल टू सेल भेजा जाता है, जहां रेस्पिरेशन के
प्रोसेस से गुजरते हुए इसको बर्न किया जाता है और हम अपनी जो फंक्शंस हैं, जो टास्क हैं, उनको परफॉर्म करने के लिए एनर्जी हासिल करते हैं। जो बच जाती है ग्लूकोज वगैरह, उसको एनिमल्स के अंदर भी स्टोर किया जाता है, सेम जैसे प्लांट स्टोर करते हैं स्टार्च की फॉर्म में। एनिमल्स के अंदर स्टोरेज फॉर्म ग्लूकोज की ग्लाइकोजन कहलाती है। सोर्सेस देखते हैं। वैसे तो ये सभी एनिमल सेल्स के अंदर मौजूद होती है, लेकिन वाफिर मिकदार में ये लीवर और मसल्स के अंदर मौजूद होती है। अगर इसकी हाइड्रोलिसिस की जाए, क्योंकि ये भी एक पॉलीसेकेराइड है, तो ये अपने यूनिट्स यानी कि मोनोसेकेराइड्स खासतौर पे ग्लूकोज में तब्दील हो जाएगा। आयोडीन टेस्ट की बात करें तो ग्लाइकोजन आयोडीन टेस्ट में रेड कलर देती है, यानी कि अगर हमने मालूम करना हो कि हमारा जो सैंपल है उसके अंदर ग्लाइकोजन मौजूद है या नहीं है, तो उसको हम आयोडीन की मदद से चेक कर सकते हैं। आयोडीन टेस्ट में ये स्टार्चेस के ब्लू कलर के बरक्स रेड कलर फराहम करती हैं। बोर्ड में पूछे गए शॉर्ट क्वेश्चन में से एक शॉर्ट क्वेश्चन इस टॉपिक से भी बनता है, इस टॉपिक से रिलेटेड है, खासतौर पे स्टार्च और ग्लाइकोजन को कंबाइन करके। हाउ कैन यू डिफरेंशिएट स्टार्च एंड ग्लाइकोजन पॉलीसेकेराइड? तो आप इसमें इनका इंट्रोडक्शन देंगे, इन दोनों के अलग अलग फीचर्स बताएंगे कि प्लांट्स के अंदर स्टोरेज फॉर्म कौन सी है, एनिमल्स के अंदर स्टोरेज फॉर्म कौन सी है। उसके बाद आप हाइड्रोलिसिस की एग्जांपल दे सकते हैं। उसके बाद आप इनके सोर्सेज की एग्जांपल दे सकते हैं, जो कि दोनों में ही मुख्तलिफ हैं। इसके साथ साथ हम आयोडीन टेस्ट की बेस पे भी इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि स्टार्च आयोडीन के साथ ब्लू कलर देती है, जबकि फर्क हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि रेड कलर ग्लाइकोजन की वजह से आता है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को अच्छे से आंसर कर सकते हैं। पॉलीसेकेराइड्स की तीसरी बड़ी एग्जाम्पल है सेलुलोज। सेलुलोज की फीचर्स देखते हैं। कुदरती तौर पे ये पाए जाने वाले पॉलीसेकेराइड की सबसे बड़ी एग्जाम्पल है, यानी कि ये सबसे ज़्यादा वाफिर मिकदार में मौजूद होता है कुदरती तौर पे। इसके अलावा इसकी अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो प्लांट्स के सेल वॉल का ये एक मेन कॉन्स्टिट्यूएंट या एक बुनियादी जुज़्व है। इसकी सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात करें तो हमने जैसा अभी कहा कि ये प्लांट्स की सेल वॉल के अंदर एक बुनियादी जुज़्व के तौर पे भी इस्तेमाल हो रहा है, लिहाजा ये पानी के अंदर हाईली इनसॉल्युबल होगा, किसी सूरत हल नहीं होगा। हाइड्रोलिसिस की अगर हम बात करें तो क्योंकि ये ग्लूकोज से मिलके बना है, ग्लूकोज की लॉन्ग चेन से मिलके बना है और ये एक लार्जर मॉलिक्यूल है, तो ये अपने ब्रेक डाउन के बाद अपने यूनिट्स यानी कि मोनोसेकेराइड खासतौर पे ग्लूकोज में तब्दील हो जाएगा। आयोडीन टेस्ट की अगर हम बात करें तो ये आयोडीन टेस्ट में कोई भी कलर नहीं देता, यानी कि अगर हमारे पास तीनों किस्म की स्टार्च मौजूद हो, तीनों किस्म की पॉलीसेकेराइड मौजूद हो, स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज, तो स्टार्च ब्लू कलर देगा आयोडीन टेस्ट में, ग्लाइकोजन रेड एंड सेलुलोज कोई भी कलर नहीं देगा। तो इन कलर की बेसिस पे अगर कोई अननोन सॉल्यूशन हो तो आप उसकी शिनाख्त कर सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आयोडीन टेस्ट कि ये कौन से वाला पॉलीसेकेराइड है। इसकी डाइजेस्टिबिलिटी की बात करते हैं। ह्यूमन बींग्स सबसे पहले डेफिनेटली हम अपने बारे में जानने के सबसे ज़्यादा शौकीन हैं कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की अगर हम बात करें यानी कि निज़ाम इंहिज़ाम की, तो इसके अंदर ऐसा सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए कुछ भी मौजूद नहीं है। आपने एक वेस्टिजियल ऑर्गन यानी कि जो मौजूद तो है लेकिन एज सच इस्तेमाल ना होने वाले
ऑर्गन्स। उनमें से एक मिसाल है हमारे स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन पे एक थंब, बिल्कुल ये अंगूठे की तरह उसकी शेप भी है, साइज भी है। उस स्ट्रक्चर को अपेंडिक्स कहते हैं। अपेंडिक्स के अंदर बेसिकली कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि बैक्टीरिया वगैरह मौजूद है। ये बैक्टीरिया हमारे अपेंडिक्स में रह रहे हैं, वहाँ रिहाइश पजीर हैं, यानी कि इनको शेल्टर भी मिल रहा है और इसके साथ साथ ये हमें फ़ायदा भी पहुंचा रहे हैं। खुद भी न्यूट्रिशन ले रहे हैं और साथ में हमें भी सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम सेलुलेज फ्राहम कर रहे हैं। हर्बीवोर्स यानी कि इंसानों के अलावा जो दूसरे, अगर हम जानवरों की मिसाल लें जो कि पौधे खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, चारा खाते हैं, जिनको हम हर्बीवोर्स कहते हैं, यानी कि प्लांट्स पे फीड करते हैं, उनके अंदर डाइजेशन हो रही है। किस तरह से मुमकिन है? उनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कुदरती तौर पर मौजूद हैं और वहाँ पे वाफर मिकदार में सेलुलोज को हजम करने वाला एंजाइम सेलुलेज सिक्रीट करते रहते हैं। इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया, यीस्ट, प्रोटोजोआ शामिल हैं और इनसे इनकी जो सिक्रीशन है, जो एंजाइम ये सिक्रीट कर रहे हैं सेलुलेज, बेसिकली वो ही इस सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में, हजम करने में उनको मददगार साबित होता है। स्टूडेंट्स, बोर्ड में मल्टीपल टाइम्स एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है दैट हाउ यू विल डिफरेंशिएट स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज पॉलीसेकेराइड्स और कार्बोहाइड्रेट्स। तो आप ऑन द बेसिस ऑफ आयोडीन टेस्ट, तो आप आयोडीन टेस्ट का रिजल्ट लिख के इस क्वेश्चन के मुकम्मल नंबर हासिल कर सकते हैं। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि स्टार्चेस आयोडीन टेस्ट में ब्लू कलर देते हैं, ग्लाइकोजन रेड कलर देते हैं, जबकि सेलुलोज किसी भी किस्म का कलर नहीं देते, यानी कि ये कलरलेस होते हैं। हमारा पॉलीसेकेराइड्स का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।